हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एमसी कहते हैं। ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरे वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ हमारा 3rd वीडियो लेक्चर था हमारा गैमेटोजेनेसिस, और 4th वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, यहाँ से नीट में क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, यहाँ से तो फिक्स होता है ना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हिंदी में इसे शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहते हैं कि जितने भी फीमेल प्राइमेट होते हैं, चाहे मंकी हो, चाहे एप्स हो, चाहे ह्यूमन हो, उन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और जो नॉन प्राइमेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमेट लिखा है, और जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें ओस्ट्रस साइकिल चलता है। और पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है प्यूबर्टिक समय, जो प्यूबर्टिक एज होता है लड़कियों में 10 या 11 साल का होता है, जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टिक समय, उसे हम मीनार्ची कहते हैं। जब पहली बार किसी लड़की के जब एमसी आती है उसे हम मीनार्ची कहते हैं। और ह्यूमन फीमेल की यदि हम बात करें, जो मेंस्ट्रुएशन का जो ड्यूरेशन होता है 28 या 29 दिन का होता है, और यही 28 और 29 दिन के बाद ये एक निश्चित समय अंतराल पे ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट करता रहता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफिनीशन क्या है? कहते हैं कि वह सभी घटनाओं का क्रम जो एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होता है और दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच में होने वाली घटनाएं को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जैसे किसी एक लड़की को 1 फरवरी को एमसी आया, फिर इसके बाद 1 मार्च को पुनः एमसी आ गया। 1 फरवरी और 1 मार्च के बीच में जो हमें 28 दिन का गैप मिला, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये हमें 28 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। कहते हैं जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, मतलब 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स क्या होता है? ओवरी से ओवम एक रिलीज कर दिया जाता है। अब जो मेंस्ट्रुएशन के टोटल 3 फेज होते हैं। पहला हो जाएगा ब्लीडिंग फेज, दूसरा हो जाएगा फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, और चौथा हो जाएगा लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। चलिए एक फेज के बारे में हम बताते हैं, फिर आपको डिटेल तरफ हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमने बना दिया फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ से ऐसे यूट्रस होगा, यूट्रस से फिर यहाँ पर ऐसे वजाइना होगा, ऐसे। यहाँ पर देखिए जो कलर मैं बता रहा हूँ, इसी को यूट्रस कहते हैं। यहाँ पर 3 लेयर होते हैं, यहाँ पर 3 लेयर होते हैं टोटल 3 लेयर होते हैं। जो अंदर एंडोमेट्रियम होता है, जो अंदर वाला जो जाली वाला जो पार्ट होता है, ये जो जाली वाला पार्ट होता है, एक ग्लैंडुलर पार्ट होता है। यही होता है, मतलब एमसी के दौरान देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज है। पहला ब्लीडिंग फेज हो जाएगा, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज हो जाएगा। पहले फेज में क्या होगा? पहले फेज में यही होगा कि जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम है, ये जो जाली वाला पार्ट हमने बनाया, इतना जो पार्ट जाली वाला है, ये जो पार्ट जाली वाला है, ये क्या होता है? एंडोमेट्रियम होता है। यही एंडोमेट्रियम क्या होता है? ब्रेक डाउन होगा। एंडोमेट्रियम की जब ब्रेक डाउन होगा, ऐसे एंडोमेट्रियम छिल उठेगा, ऐसे एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा दोनों साइड। एंडोमेट्रियम जब ब्रेक डाउन होगा, और यही इससे ब्लड बनेगा, और ब्लड यही बजाने थ्रू बाहर ऐसे रिलीज हो जाता है। और जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग पीरियड होता है किसी महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये मात्र लास्ट 3 से 5 दिन के बीच में होता है। मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए। और इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, ये शट डाउन कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। जैसे एंडोमेट्रियम टूटेगा, एंडोमेट्रियम टूटने से ब्लड का फॉर्मेशन होगा, और ये ब्लड बजाने थोड़ा बाहर आ जाएगा। ये पहले स्टेज में होगा। अगर किसी कारणवश, जैसे यहाँ पर ओवरी है, ओवरी से यहाँ पर एक ओवा रिलीज कर दिया जाएगा। जब ओवरी से ओवा फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, यदि ओवा फर्टिलाइज हो रहा है, जब मान लिया इसे बजाना थोड़ी स्पर्म आएंगे, यदि ओवा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, तब क्या होगा? सारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। ज़्यादातर केस में यही होता है कि ओवरी से ओवा तो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं होता है। ज़्यादातर एक केस में यही होता है। जब फर्टिलाइज नहीं होगा, तब क्या होगा? तो ओवा 24 घंटे के बाद ओवा मरने लगता है, डेड होने लगता है। फिर इसके बाद जो एंडोमेट्रियम होता है, ये टूट जाएगा। ये तो पहला फेज हो जाएगा, उसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और दूसरे फेज में क्या होगा? दूसरे फेज, अब ब्लीडिंग हो चुका है, अब क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो दीवारें थी, अब सब गायब हो गया। अब दूसरे फेज में क्या होगा? दूसरे फेज में फॉलिकुलर फेज में देखने को मिलता है कि यहाँ पर 2 साथ एक काम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो ओवा होता है, इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल,
ग्रेफियन फॉलिकल में ऐसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल में ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसे बनते रहते हैं। ये तो मतलब फॉलिकुलर फेज के दौरान। और साथ ही साथ दो काम हमें देखने मिलता है। और यहाँ पर जो यूट्रस के अंदर जो जाली वाला पार्ट होता है, ये इंट्रोमाइट्रियम होता है। ये इंट्रोमाइट्रियम का रीजनरेशन होता रहता है प्रोलिफरेशन फेज में, यही तो होता है। जो फॉलिकुलर फेज में ये जो इंट्रोमाइट्रियम, इसलिए फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर यूट्रस के अंदर जो इंट्रोमाइट्रियम होता है, इस इंट्रोमाइट्रियम का रीजनरेशन होता रहता है। दो काम होता है, पहला नंबर यहाँ पर ओवरी प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा काम ये होता है और इंट्रोमाइट्रियम का रीजनरेशन होता रहता है। और इसी दौरान स्वाभाविक बात है, यहाँ से तब क्या होगा, जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलेंगे, LH और FS। और LH FS क्या करते हैं, इस जो फॉलिकुलर होता है, इस फॉलिकुलर के जो ग्रेफियन जो फॉलिकुलर होता है ओवम ओवरी के अंदर, इस फॉलिकुलर का डेवलपमेंट कराते हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होगा ओवरी के अंदर। और दूसरा नंबर जो ओवरियन फॉलिकल होगा, वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है। यहाँ पर ओवरियन फॉलिकल हो गए, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, और सिर्फ यही गोनाडोट्रोपिन LH और FSH करवाता है। जब पीक की जब 14 दिन आता है, 14 दिन पे क्या होता है, ऐसे ओवरी से एक ओवल्यूशन होगा, ओवरी से एक ओवा ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा, ओवरी से एक ऐसे ओवा एक ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा 14 दिन पे। जब ओवरी से एक ओवा ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा 14 डेज पे, तब उसे हम कहते हैं एलियस सर्ज कहते हैं। और फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, यही जो ग्रेफियन, क्योंकि जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल में जो बने थे, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बना था, क्योंकि यहाँ पर ये तो ओवम आ गया और ओवरी के अंदर जिससे जो ग्रेफियन फॉलिकल था, और यही जो ग्रेफियन फॉलिकल था यहाँ से ओवरी से रिलीज होकर के ओवा यहाँ चला गया, और यहाँ पर जो ग्रेफियन फॉलिकल था, ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में चेंज होगा, और यही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करेगा, इस इंट्रोमाइट्रियम को मेंटेन करेगा। अगर इंट्रोमाइट्रियम मेंटेन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। इम्प्लांटेशन जैसे कोई बच्चा होता है, ये बच्चे का इम्प्लांटेशन हो सके, इमीडिएट बच्चा क्या करता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, अभी बच्चा तो खैर नहीं बना है, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा जाके इंट्रोमाइट्रियम के अंदर इमिडिएट कर जाता है। ये तो इम्प्लांटेशन हो सके, इंट्रोमाइट्रियम का मेंटेन होना। और दूसरा, जब स्वाभाविक बात है, जब बच्चा रुक जाएगा तो उसे प्रेगनेंसी कहते हैं, और प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है इंट्रोमाइट्रियम। इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोमाइट्रियम का मेंटेन हुआ। जो प्रेगनेंसी जो अदर घटनाएँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम आपको स्टेप बताते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन फेज, या दूसरा हो जाएगा नाम ब्लीडिंग फेज। जो दूसरा स्टेप हो जाएगा फॉलिकुलर फेज, या दूसरा नाम हो जाएगा प्रोलिफरेटिव फेज। जो थर्ड स्टेप हो जाएगा ल्यूटियल फेज हो जाएगा। पहले मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होगा, मतलब ब्लड का फ्लो होगा, और लास्ट के 3 से 5 दिन के बीच, यानी जैसे 1 तारीख MC आ रहा है तो 1 से लेकर 3 दिन तक ब्लड का फ्लो कम से कम होना चाहिए, या मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा ब्लड का फ्लो नहीं होना चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग होने का रीज़न क्या होता है? ब्लीडिंग होने का रीज़न ये होता है कि यूट्रस के अंदर जो इंट्रोमाइट्रियम का जो लाइनिंग होता है, ये ब्रेकडाउन होने की वजह से हुआ है। जब इंट्रोमाइट्रियम ब्रेकडाउन होगा, इससे ब्लड का फॉर्मेशन होगा, और यही ब्लड बजाने के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब जो मेंस्ट्रुएशन में यदि ओवम जो रिलीज हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रिलीज जो ओवम होगा वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। यदि जो रिलीज ओवम है यदि फर्टिलाइज हो रहा है, जब फर्टिलाइज हो गया, इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन की सारी स्टॉप हो जाएगा। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा तो इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, और जब महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। और किसी का एक कारण और भी हो सकता है कि महिला में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होने का दूसरा रीज़न ये होता है कि यदि महिला स्ट्रेस हो, तनाव हो, या पुअर हेल्थ, उसके शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, दुबले हों, तनाव हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। किसी महिला में ये भी देखने को मिला है। और दूसरा स्टेप हो जाएगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर नाम ही बताता है, इसका नाम दूसरा हो जाएगा प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज हम ओवरी के बिहाफ पे बोलते हैं, और प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के बिहाफ पे हम बोलते हैं।
यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में यहाँ पर 2 घटनाएं एक साथ हमें देखने मिलता है। एक तो ओवरी में हमें चेंज देखने मिलेगा, दूसरा हमें यूट्रस के अंदर हमें चेंज देखने मिलता है। और ओवरी के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी फाल्किल होगा उस ग्रो करेंगे, सेकेंडरी फाल्किल में चेंज होगा, टर्सरी फाल्किल में चेंज होगा, फिर इसके बाद मैच्योर ग्रेफियन फाल्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ और भी घटनाएं होते रहते हैं। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है प्रोलिफरेटिव फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है यूट्रस के अंदर। और ये जो चेंज हमें देखने मिल रहा है, ओवरी और यूट्रस के अंदर जो भी हमें चेंज देखने मिल रहा है, ये चेंज किसकी वजह से हुआ है? पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल चेंज होने की वजह से हमें ये सब दिखाई देता है। और जब ये सिक्रीशन गोनेडोट्रोपिन फॉलिकुलर फेज के दौरान, जब यही गोनेडोट्रोपिन LH और FSH का यदि सिक्रीशन धीरे धीरे जब बढ़ता है, तो जब बढ़ेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या करेगा, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट भी करवाएगा और साथ ही साथ जो ग्रोइंग फॉलिकल होंगे या डेवलपिंग फॉलिकल होंगे उनके अंदर यही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो LH सर्ज क्या होगा, LH सर्ज में ये होता है कि दोनों पीक, चाहे LH हो चाहे FS, LH और FSH के जो पीक होता है ये मिड साइकिल या 14 डेज पे धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है, पीक लेवल बढ़ता जाता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब मिड साइकिल के बीच में इतना ज़्यादा लेवल इन पिट्यूटरी हार्मोन्स का बढ़ जाता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कितना ज़्यादा बढ़ जाता है LH और FSH का, इससे क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं LH सर्ज कहेंगे। LH सर्ज जब बहुत ज़्यादा इनका पीक लेवल बढ़ जाएगा और LH सर्ज के दौरान जो ग्रेफियन फाल्किल होगा वो रप्चर हो जाएगा, इससे एक सेकेंडरी ओसाइट या ओवम रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। अब फिगर के माध्यम हम आपको समझाते हैं। फिगर माध्यम से देखिए, यहाँ पर जो ओवेरियन हार्मोन्स होगा और पिट्यूटरी हार्मोन्स, 2 ही हार्मोन्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी जो हार्मोन्स होगा और दूसरा हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन्स हो जाएगा। पिट्यूटरी हार्मोन्स में देखिए ये ऊपर वाला पीक LH है, नीचे वाला जो लाल वाला रेड दिखा रहा है FSH। यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। जब 14 ऐसे आते हैं, 14 मिड ऑफ साइकिल में देखिए LH और FSH का दोनों लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी 14 डेज पे ही ओवुलेशन हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि जो ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन जो हार्मोन्स होते हैं, जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये भी लेवल इनका बढ़ता जाता है, ये भी मिड साइकिल के बीच में इनका भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन अभी देखिए प्रोजेस्टेरॉन में कोई अभी चेंज नहीं देखने मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन का भी हम आपको दिखा रहे कब ऐसा चेंज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का ये सब फॉलिकुलर फेज में हो रहा है, जो भी सही स्टेप हमने सब बताया था सब फॉलिकुलर फेज में ही हमें दिखाई दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि थर्ड हमारा हो जाएगा ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज के दौरान हमें चेंज देखने मिलता है, जो ग्रेफियन फाल्किल का जो बचा हुआ पार्ट होता है, ग्रेफियन फाल्किल का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो जाके कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। और यही जो कार्पस ल्यूटियम होता है टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करते हैं और यही कार्पस ल्यूटियम से लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और यही जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इसलिए आवश्यक होते हैं ताकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर सके। यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं, इससे क्या होगा, मेंटेन जब रहेगा एंडोमेट्रियम, इससे 2 फायदे होंगे। पहला नंबर इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प होगा। और दूसरा नंबर क्या होगा, जो प्रेगनेंसी की जो अदर घटनाएं होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिलेगा एंडोमेट्रियम के मेंटेन होने की वजह से। जब एंडोमेट्रियम मेंटेन होगा इम्प्लांटेशन में मदद मिलेगा और दूसरा नंबर प्रेगनेंसी की अदर घटनाएं होगा। और जो प्रेगनेंसी यदि रिलीज ओवम फर्टिलाइज हो, जब रिलीज ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी की जो सारी इवेंट होगा तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सारी जो इवेंट होगा वो सब कुछ बंद हो जाएगा और कोई ब्लीडिंग नहीं होगा। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी इसके बाद नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब कोई ब्लीडिंग नहीं होगा इस दौरान। यदि ज़्यादातर केस में यही होता है कि जो रिलीज ओवम होगा फर्टिलाइज नहीं होगा। जब फर्टिलाइज नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इससे क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होगा। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा इससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम होगा वो टूटेगा और इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। इससे फिर नई साइकिल का इंडिकेट कर दिया जाता है
अब हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम दिखाते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है फिगर, यहाँ पर देखिए कि जब 14 डेज पे, ये 14 डेज का साइकिल हमें दिखा रहा है, यहाँ पर हमें 14 डेज पे ओवल्यूशन हो गया। अब ओवल्यूशन होने के बाद इससे क्या बनेगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरी से जो ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था वहाँ से ओवर रिलीज हो चुका। अब ओवर रिलीज होने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होगा जाके कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यही कार्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसलिए आवश्यक होता है ताकि एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन है। देखिए ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन ऐसे किए रहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन ही बनाए रखते हैं यही कार्पस ल्यूटियम, जो हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ताकि एंडोमेट्रियम देखिए मेंटेन यही किए हैं। और इसके बाद जब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए जो ओवा रिलीज ओवा है ये फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद तो एंडोमेट्रियम ऐसे 9 मंथ तक मेंटेन रहेगा। यदि किसी कारणवश ज़्यादातर यही होता है कि जो रिलीज ओवम होते हैं फर्टिलाइज नहीं होगा, जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो यही जो कार्पस ल्यूटियम होगा डिजेनरेशन होने लगता है। अब यही कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होंगे, इससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल देखिए, क्योंकि जब देखिए कार्पस ल्यूटियम था यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल देखिए हाई था, जब कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। और इसके बाद जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता गया तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेशन होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन लेवल घटता गया। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल घटेगा तो इससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होगा। एंडोमेट्रियम जब ये भी डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा, एंडोमेट्रियम टूटने लगेंगे। जब एंडोमेट्रियम जब टूटेगा तो इससे क्या होगा, जो ब्लड बनेगा, जो ब्लड वही बनेगा वो बजाने थोड़ा बाहर हो जाएगा, इससे नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज की स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट हो जाती है। यही स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई महिला 50 साल हो जाती है, 50 साल में क्या होगा, उसका मेनोपॉज कंडीशन आ जाता है। 50 साल में क्या होगा, जो उसका रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो सब समाप्त हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है फीमेल केस में 50 ईयर में सीज हो जाता है, उसे कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। मतलब पाज मतलब फ्यूज हो गया, यहाँ पर लिखा फ्यूज मतलब अब कुल मिलाकर रिप्रोडक्टिव जो साइकिल था सब कुछ समाप्त हो गया। 50 साल में जो महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जो इसे हम कहते हैं मेनोपॉज कंडीशन कहते हैं। और जो साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन ये इंडिकेटर करता है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ, जब तक किसी महिला का जब एमसी आएगा तब तक उसका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज होगा। जिस दिन एमसी का आना बंद, उसका रिप्रोडक्टिव फेज सब गायब होगा। ये कहते हैं कि मेनार्ची और मेनोपॉज के बीच में रिप्रोडक्टिव फेज आता है। यहाँ पर एक एडिशन टॉपिक ऐड कर दिया गया, मेंस्ट्रुएशन हाइजीनिक। यहाँ पर साफ सफाई के बारे में बताया गया कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन क्या होगा। जैसे कोई महिला होगा, जब ब्लीडिंग होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो 1 से 5 दिन तक 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग आता है, उसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और ब्लीडिंग के दौरान साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, हाइजीनिक एज सैनिटेशन बहुत ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान या ब्लीडिंग के दौरान। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि लड़की को या औरत हो पर दिन उसको नहाना चाहिए, पर डे नहाना चाहिए, बाथ और क्लीन नहाना चाहिए, सफाई करना चाहिए रेगुलरिटी। और उसको साथ ही साथ ब्लीडिंग के दौरान सैनिटरी नैपकिन या क्लीन होममेड पैड, जिससे कपड़े बहुत महिलाएं जो बना लेती हैं वो भी मतलब क्लीन होना चाहिए। ये भी जो भी आप मार्केट से खरीद लेके आते हैं सैनिटरी नैपकिन, तो भी मतलब जैसे वैस्पर हुआ पैड आते हैं सब, वो भी मतलब क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से हाइजीनिक होते हैं। ये जो पैड होता है आप क्या करिए, 4 से 5 घंटों के बाद पर रिक्वायरमेंट के आधार पे आप उसको चेंज करते रहिए सैनिटरी नैपकिन को। और ये भी आपको विशेष ध्यान देना है कि नहीं जहाँ इसके बाद जब काम ख़त्म तो मतलब जहाँ पाओ तहाँ फेंक देते महिलाएं, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। जो सैनिटरी जो नैपकिन है आप उसको जब यूज करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको पेपर से ढक देंगे। पेपर से ढकने के बाद तब उसको ले जाके डिस्पोज कर देंगे, पेपर से ढकने के बाद डिस्पोज कर देंगे। ऐसा नहीं आपको करना है जाके कहीं टॉयलेट हो, टॉयलेट में बहुत लोग महिलाएं डाल देती हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। या मतलब कहते हैं कि ओपन एरिया में ले जाके फेंक देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप ओपन एरिया टॉयलेट का मतलब टॉयलेट में वैसे नहीं फेंकना है, ड्रेन पाइप आप टॉयलेट में नहीं फेंकना है। ओपन एरिया में यदि आप फेंक रहे हैं तो आपको क्या करना है,
उसको सैनिटरी जो नैपकिन हो उसको पेपर से अच्छे से ढक करके तब आप डिस्पोज करेंगे। और जब फेंक के आएंगे, फेंक के आने के बाद आप अच्छे से साबुन से हाथ धुलेंगे। जो सैनिटरी नैपकिन हो, जिसे हम पैड कहते हैं महिलाएं, उसको आप आने के धोने के बाद उसको आप फेंक दीजिए। फेंकने के बाद आप घर पर आइए और अच्छे से साबुन से हाथ धुलिए। बस यही बारे में बताया गया था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रही है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।